हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा ये है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये दावा किया है, ये रिपोर्ट बेसिकली, ये डेटा बेसिकली दिया है कि 2023 में प्रवासियों की जो मृत्यु की संख्या है वो लगभग 8,500 का डेटा पार कर चुकी है 2022 की तुलना में, जो 20% ज्यादा है। ये चित्र आप पीछे देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं खतरनाक प्रवासी जो प्रक्रिया है उसको दिखा रहा है। बहुत सारे देशों की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें गृह युद्ध है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, या फिर विशिष्ट वर्गों के साथ अन्याय के मुद्दे हैं। तो ऐसे में उस संबंधित देश के जो लोग हैं वो प्रवास करने पे मजबूर हैं और प्रवास करने के खतरनाक तरीकों को इजाद करने से भी नहीं कतराते। ऐसे में 20 समुंदर में एक असुरक्षित माध्यम से, अप्रवासन के इन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, बड़े स्तर पे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही ये क्लास किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अप्रवास के जो कारण है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, और साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अपने आप में पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हम इस संस्था के बारे में भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये जो रिकॉर्ड संख्या है 8,500 की, ये पिछले साल यानी 2022 की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है ये संख्या। यदि हम डिटेल से बात करें तो सबसे बड़ी जो मृत्यु का सामना करना पड़ा प्रवासियों को, वो भूमध्य सागर को पार करने के क्रम में करना पड़ा। 2022 में भूमध्य सागर पार करने के क्रम में हुई मौतें थी लगभग 2400 के आसपास, जो 2023 में 3100 के आसपास हो गई। हालांकि ये डेटा 2016 की तुलना में काफी कम है, क्योंकि 2016 सीरिया क्राइसिस बड़ी संख्या में भूमध्य सागर असुरक्षित तरीके से पार किया गया था, जिसमें लगभग 5,000 से ज्यादा मौतें होने का दावा किया गया था। ठीक है, यहां पे हमें अब यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रवास के क्या कारण हैं। तो पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो भाई, किसी देश की यदि अर्थव्यवस्था बेहतर है, किसी देश में रोजगार के बेहतर अवसर हैं, किसी देश में सामाजिक आर्थिक अवसंरचना बेहतर है, वहां शिक्षा के बेहतर अवसर हैं, वहां हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हैं, एक गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का आधार यदि किसी देश में बेहतर है, तो ऐसे में ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि यदि हम इन देशों में चले जाएंगे तो हमें भी बेहतर रोजगार मिल जाएगा, हमारा भी जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन से फैक्टर होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। ये देश के आंतरिक प्रवासन को भी प्रभावित करने में फैक्टर काफी ज्यादा प्रबल भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के पीछे और भी बड़े फैक्टर्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी देश में यदि युद्ध की गतिविधियां हैं, युद्ध चल रहा है, किसी देश में यदि गृह युद्ध चल रहा है, किसी देश में यदि तानाशाही सरकार है, किसी देश में यदि किसी एक वर्ग के लोगों के प्रति अन्याय बढ़ता जा रहा हो, है ना, उनको गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ना हो। जैसे इसमें आप म्यांमार के रोहिंग्यास का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई, रोहिंग्यास को म्यांमार का नागरिक ही नहीं समझा जाता, वहां पे उनके साथ विभेद होता है। तो ऐसे में रोहिंग्यास दूसरे देशों में जो है प्रवासन करने पे मजबूर हैं। इसी तरीके से आप अफगानिस्तान से बड़े स्तर पे प्रवासन देख सकते हैं, सीरिया, और जिन जिन देशों में युद्धात्मक गतिविधियां हैं, वहां से बड़े स्तर पे प्रवासन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिसमें अफ्रीका भी पिछड़ा नहीं है। अफ्रीका के भी बहुत सारे ऐसे जो उत्तरी, विशेष तौर पे जो उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, जहां पे अलग अलग देशों की अपनी अपनी आर्थिक चुनौतियां, कहीं पे सैन्य शासन है, कहीं पे जो है तानाशाही है, कहीं पे गृह युद्ध है। तो ऐसी सिचुएशन में अफ्रीका से भी बड़े स्तर पे यूरोप में अप्रवासन होता है। और ये प्रवासन सुरक्षित माध्यमों से तो होता नहीं है, क्योंकि भाई लीगल बेस पे यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो पासपोर्ट से जाएगा, सुरक्षित माध्यमों से जाएगा। तो ऐसे में जो ये अप्रवासी है, ये असुरक्षित माध्यमों को असुरक्षित रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते और काल के गाल में समा जाते हैं। बड़े स्तर पे मृत्यु होती है इस असुरक्षित अप्रवासन के चलते। और वर्तमान में यदि हम अप्रवासी नीतियां देखें
तो बड़े स्तर पे अलग अलग देशों ने अपनी नीतियों को, अपने नियमों को कड़ा कर लिया है, कठोर कर लिया है। पिछले दिनों आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें भूमध्य सागर से सटे हुए देश के पास, फ्रांस बेसिकली, उसके पास एक बच्चा समुंदर, एक बेसिकली जिस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी वो तैर के तट पे पड़ा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां खड़े हुए हैं। तो ये चित्र दर्शाते हैं कि किस तरीके से देशों ने अपनी प्रवासी नीतियों को कड़ा कर लिया है। ठीक है, तो ये तो था एक रिपोर्ट और उसका मुद्दा। अब यदि हम प्रवासन के कुछ लाभ देखें तो प्रवासन के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जिसमें हम यदि पहले लाभ की बात करें तो भाई जो मेजबान देश है जहां पे ये प्रवासी जाते हैं वहां पे सस्ता श्रम मुहैया करवा पाएंगे, है ना। वहां पे जो लोकल लोग हैं वो जितने श्रम में काम करने के लिए तैयार होंगे उससे कहीं कम में ये लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में सस्ता श्रम बल अवेलेबल हो सकता है, हो जाता है इन देशों के लिए। दूसरी बात, यानी ये कम वेतन पे और लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो श्रम बल की बढ़ोतरी हो जाती है ऐसे में इन मेजबान देशों के पास। दूसरा मुद्दा हम ये देख सकते हैं कि भाई जब ये प्रवासी जाते हैं तो उस देश की विविधता में वृद्धि होती है, और यदि सहिष्णुता और समझ में एक पॉजिटिविटी है तो कहीं ना कहीं ये देश की विविधता को भी बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ पक्ष वाले बोलते हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं मेजबान की देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो सकती है यदि अप्रवासी कुशल हैं, यदि अप्रवासी शिक्षित हैं और कौशल विकास से बेसिकली रूबरू हैं, तो ऐसे में ये उस मेजबान देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकते हैं। ये तो इसके पक्ष हो गए। यदि हम विपक्ष की बात करें, यदि हम चुनौतियों की बात करें, तो उनकी फेहरिस्त, उनकी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। यदि हम कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी यही है कि अप्रवासियों का सस्ते श्रम के लिए शोषण के मुद्दे कई बार देखने को मिले, है ना। तो जो अप्रवासियों के शोषण के मुद्दे हैं, उनके साथ भेदभाव के मुद्दे हैं, नस्लवाद के मुद्दे हैं, इस तरीके के मुद्दे से इन अप्रवासियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हमें मेजबान देशों में भी बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। दूसरा मुद्दा यह है कि भाई यदि किसी देश ने अपने देश के नागरिकों की शिक्षा पे, उनके कौशल विकास पे बड़े स्तर पे संसाधन खर्च किए, और फिर यही जो शिक्षित और कौशल विकास से पूर्ण जो युवा यदि दूसरे देशों की तरफ अप्रवास कर जाएं, तो ये उस देश के लिए एक आर्थिक तौर पे घाटे का सौदा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका ये एक विपक्ष, एक कमियां भी देखने को मिलती है। हालांकि ये उस देश की कमी बता रहा है जहां पे बेसिकली जो प्रतिभाशाली युवा माइग्रेट होता है दूसरे देशों में। जैसे यहाँ पे आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि भारत के जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो विशेष तौर पे जो विकसित देश हैं उनकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये अप्रवासन का मुद्दा, यहाँ पे दूसरे मुद्दे चल रहे हैं, विशेष तौर पे जो बेसिकली मजबूर हैं अपना देश छोड़ने के लिए, है ना। यदि यहाँ हम देखें अप्रवासन से मेजबान देश की सुरक्षात्मक चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो चाहे संगठित अपराध है, चाहे मानव तस्करी है, चाहे नशीली जो पदार्थों की तस्करी है, उनका जरिया भी अप्रवासियों को बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मेजबान देश की सुरक्षा को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही अप्रवासन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन के उभरता है। मेजबान देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने देश के नागरिकों को लामबंद करने के लिए अप्रवासियों के विरोध का रास्ता अपनाती हैं, और जिसके चलते समाज में वैमनस्य बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, और यदि इतना सब होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी डायरेक्टली नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। तो ये एक लामबंदीकरण करना अप्रवासी के मुद्दे पे, तो इस तरीके की घटनाएं भी हमें बहुत सारे देशों में देखने को मिली। साथ ही यदि किसी देश में अप्रवासियों के कल्याण के लिए थोड़ा फंडिंग किया जाता है, तो उस अपने देश के जो गरीब लोग हैं उनको आघात पहुंचता है। उनको लगता है कि भाई हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान है नहीं, प्रवासियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इससे उन दोनों वर्गों के बीच में, जो अप्रवासी हैं और जो उस देश के अपने गरीब नागरिक हैं, उनके बीच में शत्रुता, वैमनस्य की भावना जन्म लेती है, और इस तरीके से ये दुर्भावनापूर्ण भावनाएं बढ़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, और कहीं ना कहीं इससे उस देश की जो सुरक्षा है, समृद्धि है, वो प्रभावित होती है। तो इस अप्रवासन की अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान करने का प्रयास पूरे विश्व को मिलकर करना पड़ेगा। यहां पे इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये काफी महत्वपूर्ण है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार हम इस पे दृष्टि डाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, IOM इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है।
बेसिकली इसका काम क्या है? तो ये डेडिकेटेडली जो प्रवासन से संबंधित मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, प्रवासन से संबंधित जो विनियमन है, उनको रेगुलेट करने का काम करेगा, है ना। जो जबरन प्रवासन है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। प्रवासियों के संदर्भ में क्या नीतियां होनी चाहिए देशों की, तो इसके विषय में देशों को सलाह देगा। तो ये एक डेडिकेटेड इकाई है जो प्रवासन से संबंधित मुद्दों को देखती है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो IOM की स्थापना 1951 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े स्तर पे पुनर्वास देखने को मिला एक देश से दूसरे देश की तरफ, तो इस पुनर्वास में हेल्प करने के लिए बेसिकली इसका गठन हुआ था। यूरोपीय प्रवासन के लिए अंतर सरकारी समिति के तौर पे IOM का गठन हुआ था। उसके बाद ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थायी पर्यवेक्षक बन गया IOM, और वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। यानी जो IOM है ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित करता है। तो सीधा पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व जो प्रवासन रिपोर्ट है, आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा यदि यूपीएससी का, तो रिपोर्ट से क्वेश्चन लगभग पिछले 3-4 सालों में आया है कई बार, ठीक है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ही जारी करता है। यदि हम इसके कार्य देखें तो 4 बड़े काम हैं। एक तो प्रवासन और विकास के लिए नीतियां तैयार करना, प्रवासन को सुविधाजनक बनाना, प्रवासन को रेगुलेट करना, और जबरन प्रवासन के संदर्भ में को कंट्रोल करने के लिए काम करना। ये अलग अलग देशों को प्रवासन संबंधी नियम बनाने के तौर पे भी सलाह देने का काम करता है। अमेरिका नेतृत्व के साथ जो भी प्रवासन की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये एक डेडिकेटेड इकाई है, और अलग अलग सरकारों को प्रवासन संबंधी नीतियों पे सलाह भी देता है। यदि हम IOM की सदस्य संख्या की बात करें दोस्तों, तो लगभग 175 देश इसके सदस्य हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है ये कि भारत IOM का सदस्य है। तो जी हाँ, भारत IOM का सदस्य है। तो यहां से पीटी में 3-4 क्वेश्चन, मतलब अगर स्टेटमेंट में IOM आए तो आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो 1951 में गठन हुआ था, वर्तमान में UN की एजेंसी है, भारत इसका एक सदस्य है, और विश्व जो प्रवासन रिपोर्ट है IOM ही जारी करता है, और इसके 4 बेसिकली काम हमने देख लिए। तो ये था आज की पूरी परिचर्चा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ग्लोबल माइग्रेशन ग्रुप, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आपको बताना है विश्व प्रवासन रिपोर्ट बेसिकली कौन जारी करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी परिचर्चा खत्म होती है। लेकिन यदि आप 2025, 26, 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जहां पे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके, तो आप स्टडी IQ IAS के फाउंडेशन बैच P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। PT मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। 9 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। तो यदि एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पे जाके एडमिशन ले सकते हो, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव सुनने में सक्षम नहीं है तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। PT की डेडिकेटेड क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सब इस बैच में इंक्लूड है। एसए, CSET, करंट अफेयर्स और पूरा का पूरा GS इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट लिंक पे जाइए, लिंक ओपन कीजिए, LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए और 9 तारीख से क्लासेस शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही यदि आप मेरी क्लासेस से रिलेटेड PDF लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाना है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेम नाम से है, आप यहाँ पे भी जो है जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रवासन से संबंधित चुनौतियां, बहुत सारे जो मुद्दे हमने देखे, इसके कारण देखे, इसके कुछ लाभ देखे और इसकी चुनौतियां हमने बेसिकली देखने का काम, समझने का काम किया। और IOM जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमने देखा, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।